हेलो एवरीवन। बोर्ड्स एग्जाम्स आर वेरी क्लोज। सभी की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, सभी PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। मैं टॉपिक के ज़रिए ही आपको समझाऊंगी और चैप्टर से रिलेटेड नेम रिएक्शंस कराऊंगी, जिससे आपको याद रहेगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सी नेम रिएक्शन थी और वो किस कंपाउंड के लिए होती है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर ये रिवीजन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो अब शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। 3 तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, बीटा, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली अल्काइल हैलाइड में होती है। अल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन्स कहते हैं, क्योंकि एल्केन के अंदर हैलोजन ग्रुप होता है, तो इसलिए उसको हेलो एल्केन्स कहते हैं। और दूसरी होता है अल्कोहल में। एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई चीज़ एलिमिनेट होती होगी, यानी रिएक्शन के अंदर जो हमारा कंपाउंड है उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलता होगा। तो अल्काइल हैलाइड में ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो बाहर निकलती है, जो लीव करती है? वो होता है हैलोजन्स, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको लिविंग ग्रुप्स भी कहते हैं। और अल्कोहल में होता है OH। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और सेकंड, लिविंग ग्रुप का होना ज़रूरी है। अब एल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप हमें पता चल गया है कि कौन सा होता है। तो जो हमारे हैलोजन्स होते हैं वो लिविंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे या कैसे जानेंगे कि ये अल्फा है या बीटा है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन होता क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट है, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। तो हम यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं। जो क्लोरीन है, यहाँ पे चाहे आपके सामने कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी, हम सबसे पहले लिविंग ग्रुप को देखेंगे। लिविंग ग्रुप जहाँ से शुरू होगा, हमारी काउंटिंग वहाँ से शुरू होती है और वहाँ से ही हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, जिस बेस पर हम बोलेंगे कि अल्फा है, बीटा है। तो पोजीशंस को ध्यान में रखना है, जहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा वहाँ से ही आपकी पोजीशन शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इसमें लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है हमारे पास। यहाँ ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन हमारा लिविंग ग्रुप हो जाता। तो जिस पोजीशन पर, जहाँ पर से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं 0 पोजीशन। वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड आ जाता है, यानी जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो सेकंड पोजीशन होगा, जो उसके नेक्स्ट होगा वो थर्ड पोजीशन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा। जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो अब समझ में आ गया होगा कि बीटा पोजीशन पे इन दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बीटा पोजीशन। जहाँ पर लिविंग ग्रुप स्टार्ट होगा वो होगी 0 पोजीशन, और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होगा वो होगा अल्फा पोजीशन। तो अल्फा और बीटा आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब हम इसमें रिएक्शन देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए बोलती हूँ, दिखाती हूँ इसमें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और एक लिविंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन जब किसी बेस के साथ होती है, बेस आपका क्या होता है, OH होता है। हमेशा याद रखना, जो बेस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ हाइड्रोजन को ढूंढता है। क्या करेगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन को ढूंढेगा। बेस हमेशा हाइड्रोजन को ले जाने के लिए ही आया है। इस लाइन को ध्यान रखना, जहाँ OH होगा वो हमेशा हाइड्रोजन को ढूंढेगा। ठीक है, तो ये अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हीट करते हैं, इस रिएक्शन में हीट मस्ट है,
जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो जो क्लोरीन है ये क्या होता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। क्योंकि क्लोरीन बाहर निकल चुका है तो एक बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद जो OH है वो क्या करेगा, वो इसको अपने साथ लेकर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप में जो OH है वो हाइड्रोजन को बाहर लेकर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब जो हमारे पास बचेगा वही हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाता है। तो दिस इज अवर फाइनल कंपाउंड, और इसी रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ के हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन OH के साथ चला गया तो यहाँ की पोजीशन खाली हो गई, ठीक है, तो इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में कन्वर्ट होता है। किस में, एल्कीन में। अब यहाँ से हम एक बात और देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें बाहर निकली। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन बाहर निकला, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कल दो चीज़ें बाहर निकली हैं, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन। तो इसी रिएक्शन को हम डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इसको ये क्या लिख दिया, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इसी रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और एक हेलोजिनेशन भी निकल रहा है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ बाहर निकलते हैं, वो लीव करते हैं, उसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ही हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अब हम देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है वो है शेड्जेफ रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि व्हाट इज शेड्जेफ रूल। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। शेड्जेफ रूल, शेड्जेफ रूल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में देखा जाता है। यानी वो रिएक्शन जिसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा होगा उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके आइसोमर्स होते हैं, यानी इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जिसमें से हम एक को बोलेंगे मेजर और एक को बोलते हैं माइनर। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसे हम शेड्जेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या कैसे बताएंगे कि कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं जो शेड्जेफ ने बताया था कि अभी हमने पढ़ा था अभी लास्ट पेज पर कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है, और एज अ रिजल्ट यानी एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो एल्कीन मिलेंगे, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो इसकी जो कंडीशंस है वो क्या होती है, मेजर एल्कीन हम किसको बोलेंगे, जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी, मोर एल्काइलेटेड। मोर एल्काइलेटेड का मतलब होता है कि वो एल्कीन जिस पर एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा लगे होंगे उसको मोर एल्काइलेटेड एल्कीन कहा गया है, ठीक है। जिस पर लेस एल्काइलेटेड होगा क्या होंगे, एल्कीन, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। दूसरा हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो क्या होता है, मेजर होता है। और जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे,
कितने होंगे, यानी कम होंगे, यानी हम दोनों उसकी काउंटिंग करेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो आपका मेजर होता है। वैसे अल्काइलेटेड एल्कीन से भी पता चल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों जगह बराबर होते हैं तो हम काउंट करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन को हम देखते हैं, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो आपका मेजर होगा, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो आपका माइनर होगा। तो अब हम इसे रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि रिएक्शन में, तो मैं इसके लिए एक पेज और ले लेती हूँ इसको समझाने के लिए। हम पढ़ रहे हैं शेड्सेफ रूल, ठीक है। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ कि इसकी रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं CH3, हमने एक कंपाउंड ले लिया CH2, ठीक है। जो रिएक्शन हमने पिछले पेज पर पढ़ी थी सेम वही रिएक्शन है, माना कि यहाँ पर हमारा ब्रोमीन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम काउंटिंग देख लेंगे, इसमें किससे होगा, किसी बेस से रिएक्शन होगी, यानी कोई बेस होगा यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बाहर ये निकलेगा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं काउंटिंग। अभी मैंने बताया था जहाँ पर भी लिविंग ग्रुप होता है, तो लिविंग ग्रुप कौन है, हेलोजेंस होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। ये हो गई 0 पोजीशन हो गई। ये हो गया जिससे जुड़ा होता है फर्स्ट, यानी अल्फा पोजीशन ये हो गई। ये हो गई बीटा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर देखा, इस साइड देखा, अरे यहाँ पर भी क्या हो गई, बीटा पोजीशन आ गई है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या हो गई है, कैसी कंडीशन आ गई, इधर भी बीटा पोजीशन मिल गई, इधर भी बीटा पोजीशन मिल गई, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। एक बार हम यहाँ पर देखेंगे और एक बार हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं अब डायरेक्टली वही चीज़ करके दिखा रही हूँ। क्या होगा, जो ब्रोमीन होगा या जो हेलोजन होता है वो क्या करेगा, हीट करते लीव कर देगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, हमारे पास बनेगा ये एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट हो गया। अब हम यहाँ पर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, हम एक बेस की इसके साथ रिएक्शन होती है। बेस का काम क्या है, तो यानी ये भी बीटा पोजीशन हो गया, ये भी बीटा पोजीशन हो गया। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। एक बार यहाँ पर से H को हटा के देखेंगे, एक बार हम यहाँ से H को हटा के देखेंगे, क्योंकि बोथ आर द बीटा पोजीशन। तो अब मैं यहाँ से पहली बार जब रिमूव करूँगी तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर चली जाऊँगी, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा आपका, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा रिजल्ट इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब हम इस वाले केस में देखते हैं। अब मैं इस OH को, ये OH माइनस, अब इसमें इस OH को क्या करूँगी, इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाकर देखती हूँ। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस प्रोडक्ट को। तो अब हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है, यानी अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बने। अब हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि एक मेजर बनता है और एक माइनर बनता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्कीन ग्रुप कहाँ पर है। एल्कीन ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर है एल्कीन। तो हम दोनों कंडीशंस को देखेंगे। तो दोनों कंडीशंस में हम देखेंगे कि एल्कीन ग्रुप यहाँ भी था, यहाँ भी था। नॉट क्लियर। तो अब हम देखते हैं समझते हैं शेड्सेफ रूल को। रिएक्शन के थ्रू तो सबसे पहले हम इसकी कंपाउंड को लिख लेते हैं। एक अल्काइल हैलाइड को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया अपना एक, हम किसी भी पोजीशन पे अपना एक हैलाइड ले लेते हैं या हैलोजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जहाँ से भी हमारा लिविंग ग्रुप ऐड होता है, जहाँ से भी हमारा लिविंग ग्रुप शुरू होता है वहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारे 0 पोजीशन हो गया, ये हो जाएगा अल्फा पोजीशन और ये हो गया बीटा पोजीशन। अब हमने ज़रा इस तरफ भी देखा तो यहाँ पर भी
अल्फा पोजीशन यानी इसके दूसरी साइड भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा पोजीशन हो जाता है। तो यानी इस केस में आपके पास 2 बीटा पोजीशन हो गई हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, जो कि शेड्जेफ रूल इसी पर काम करता है। तो इसमें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई बेस ले लेंगे। हमने ले लिया एक बेस, क्योंकि ये रिएक्शन किससे होती है, बेस से होती है। फिर हम इसमें हीट करेंगे, हीट कर दिया, हीट करते क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये लीव कर जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे ही लीव कर जाता है तो एक हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक H यहाँ पर हो गया और ये आपका यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब ये जो OH है अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ कि अब क्या होगा, हमारे पास एक बीटा पोजीशन ये हो गई, एक बीटा पोजीशन ये हो गई। ये इसको मैंने नंबर 1 डाल लिया, इस पोजीशन को, इसको मैंने 2 डाल लिया। ये दोनों क्या है, बीटा पोजीशन है। तो हम इसको बारी बारी से हम चेक करेंगे कि किस पे क्या बन रहा है। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। थोड़ा मैंने इसको क्विक रिवीजन बोला तो है, लेकिन जब तक आप इसको समझोगे नहीं आपका क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, तो इसलिए मुझे ये सब बताना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो OH है यानी इस बीटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ चला जाएगा। फिर दूसरे केस में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा। तो हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है, इक्वल है। ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से क्या बनेंगे। तो यहाँ पे CH3 होगा, इसका यानी सेकेंड पोजीशन जिस पे नंबर 2 लिखा है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, OH के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH यहाँ लिख देती हूँ, और ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें से एक हमारा मेजर है और एक हमारा माइनर है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, हमने मेजर और माइनर के लिए क्या पढ़ा था। हमने देखा था जहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड होगा, देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है। तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा हम उसके साइड्स वाले कार्बन्स को देखेंगे। तो पहले में ये था कि जिस पर ज़्यादा एल्काइलेटेड क्या होगा, एल्कीन होगी, यानी जिसके पास ज़्यादा एल्काइल्स ग्रुप होंगे वो होगा। अब देखा, इसके इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड तो कुछ है ही नहीं। तो मोर एल्काइलेटेड कौन सा हो गया, दिस वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर एल्काइलेटेड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस एल्काइलेटेड। जिस पर ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे उसी को ही बोला जाएगा। सेकंड हमने कहा था अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन बताती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जहाँ पर भी हमारी डबल बॉन्ड होता है, यानी जिस कार्बन, ये हमारे यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, इस पर जितने, इसके दोनों साइड हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कार्बन एल्काइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यहाँ पर भी क्या हो गए, 3। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सबको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाली चेन हो गई। यहाँ पर इस पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी देखा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा यहाँ पर ही है, तो इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला जुड़ा हुआ है। हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारे पास इससे ये वाला जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है उसके दूसरी साइड में। तो हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इस कार्बन से कितना पर कितना है हाइड्रोजन, 2। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशंस आपने देखी कि दोनों कंडीशंस में ये मोर इसका जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम क्या कह देंगे, मेजर, और इसको कह देंगे माइनर।
तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी जो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, इसी को हम बोलेंगे शेड्जेफ प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है। तो यही था आपका शेड्जेफ रूल। तो शेड्जेफ रूल ने ये कहा था कि हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो मोर एल्काइलेटेड होगा। तो यही था आपका शेड्जेफ रूल। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा डिटेल बतानी पड़ जाती है, अदरवाइज ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अब हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अब हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है सेंट मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो सेंट मेयर रिएक्शन है वो शो करती है, वो बताती है कि फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं, यानी किसी रिंग में जब कोई भी हैलोजन ऐड हो जाता है तो वो आपका बन जाता है एराइल हैलाइड। जैसे एल्काइल हैलाइड बनता है, ऐसे ही एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो सेंट मेयर रिएक्शन का जो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जब किसी एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में हो के साथ ट्रीट किया जाता है किसी एसिड में, मिनरल एसिड में। तो मिनरल एसिड में आपका क्या आ जाएगा, HX आ जाएगा, HCl आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम होता है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। फिर जो ये सॉल्ट होता है ये क्यूप्रस क्लोराइड Cu2X2 के साथ, इसमें जो डाईएजोनियम सॉल्ट होता है, इसमें जो N2 होता है, जो N2 आयन बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट को, अभी मैं इसको लिख के भी दिखाऊंगी, वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको रिप्लेस कर देता है, ये जो X है इसका, ये उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, और जो N2 था जो इसके ऊपर यहाँ पर था, वो यहाँ पर आकर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, यानी जो इसकी प्रॉपर रिएक्शन है, अब हम उसको देखेंगे। तो ये हो गया आपका एमीन, NH2 ग्रुप को एमीन ग्रुप भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन पहले NaNO2 के साथ की जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ रहेगा। फिर इसके बाद हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। अब डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो सॉल्ट है इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है N2X, यानी यहाँ पे कोई भी आपका हेलोजन यहाँ पर आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। तो ये सॉल्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसकी रिंग फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा फर्दर, जब इसकी रिएक्शन इस डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2X2 के साथ की जाती है, तो ये रिप्लेस हो जाता है, और जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी बनेगी ये। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी हैलाइड आपका यहाँ पर आता है, हम उसको यहाँ पर कर देंगे, और जो N2 है वो आपका यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो X आपका कुछ भी हो सकता है, X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आपका, ठीक है। तो यानी सेंट मेयर रिएक्शन में आप एराइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन जब सोडियम नाइट्राइट के साथ होती है तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, और फिर वो डाईएजोनियम जो सॉल्ट है वो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपका एराइल हैलाइड बनाता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, सेंट मेयर रिएक्शन। तो ये हेलो एरीन्स के लिए है। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन।
तो नेक्स्ट रिएक्शन है हेलो एक्सचेंज रिएक्शन, जिसके अंदर आता है फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेसिकली फ्रिंकल-स्टेन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन ये पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए होता है। इसको हम हर किसी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि फ्रिंकल-स्टेन में क्या होता है। इसके अंदर आपका जो फॉर्मेशन होता है वो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। इसके अलावा इस रिएक्शन में कोई और एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते। ऐसी जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एल्काइल फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड वाली, एल्काइल फ्लोराइड वाली जितनी भी रिएक्शंस बनेंगी वो सारी की सारी स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से होगी। और जो एल्काइल आयोडाइड होता है वो आपकी फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन के से होगी। इसको हेलो एक्सचेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हेलोजन्स जो होते हैं एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अभी हम रिएक्शन में देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों नहीं मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि फ्रिंकल-स्टेन में और स्वार्ट्ज में क्या बनता है। सारे एल्काइल हैलाइड इसमें नहीं बनते हैं, इसमें सिर्फ 2 पर्टिकुलर बनते हैं, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रिंकल-स्टेन में हम देखते हैं, एक मिनट। तो फ्रिंकल-स्टेन जो रिएक्शन है इसमें हम देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। अब देखो हमें आयोडाइड बनाना है तो इसमें जो एल्काइल हैलाइड होगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, तो ये जो आई है यानी आई फॉर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड में जो आयोडीन है, आयोडाइड है, वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो और क्या हो जाएगा, आर आई प्लस NaX। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन है वो स्पेशली एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करती है और इसमें इन्हें हेलो एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, एक दूसरे की जगह ले लेता है। ऐसे ही सेम स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनता है, तो इसमें भी हम कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेंगे। सपोज हमने लिया CH3Br। ठीक है, इसमें कोई भी आपका मेटेलिक फ्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया कि सिल्वर फ्लोराइड ले लिया। इसकी रिएक्शन जब की जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो CH3F प्लस AgBr। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, ये जो आपका एक्स, अब आप खुद बताइए यहाँ पर और क्या हो सकता है। ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, ये आपका आयोडीन भी हो सकता है और ये आपका क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, इसने क्या किया, एक दूसरे की पोजीशंस को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। इसीलिए इसको हेलो एक्सचेंज बोला जाता है कि हेलोजन ही हेलोजन की जगह को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये पूछा भी जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल आयोडाइड कौन सी रिएक्शन के थ्रू बनता है, एल्काइल फ्लोराइड किसके थ्रू बनता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट नेम रिएक्शन। अब हम देखते हैं अपनी आगे की नेम रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था वो था एराइल हैलाइड फॉर्मेशन। अब ये आता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ जाता है कि एल्काइल हैलाइड से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन इसी के अंडर आता है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होती है वो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो बनेगा वो एल्केन बनेगा, एल्केन्स बनते हैं किससे, एल्काइल, यहाँ लिख देती हूँ पहले, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्केन। तो जब एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा एल्केन बनता है। ठीक है, ये एल्केन्स के लिए है, एल्काइल हैलाइड इसमें होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें हो जाएगा आपका, सपोज कीजिए हमने सबसे छोटे वाला ले लिया CH3Cl, ठीक है, प्लस 2Na प्लस, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ही लेते हैं, लेकिन रिएक्शन थोड़ा समझ में आए तो इसके लिए तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया और एक हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो ऐसे ये बन जाता है, ये अकेले निकल जाएगा और जो बचा हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर लिखना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को नहीं भूलना। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बचा, CH3 और CH3, तो क्या होता है, ये आपका होता है ईथेन। तो जो सबसे कम कार्बन कंपाउंड वाला जो इसमें सब बनता है वो ईथेन होता है। इसमें मीथेन फॉर्मेशन नहीं बंद होती है, क्योंकि हमने सबसे छोटा कार्बन वाला यानी C1 से स्टार्ट किया था और इसके 2 मॉलिक्यूल्स होने इसके अंदर ज़रूरी हैं। तो इसीलिए जो सबसे कम कंपाउंड, सबसे कम कार्बन नंबर जो बनेगा वो C2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें मीथेन क्या होता है, नहीं बनता। तो मीथेन के लिए वुड्स रिएक्शन नहीं होती। ऐसी सेम इसी जैसे एक और रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। सेम रिएक्शन, नो चेंज, सिर्फ कितना फ्रैंकलिन रिएक्शन, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें मेटल हमारा चेंज हो जाता है। यही होगा कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, मैं अभी आपको, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। मैं Zn के साथ करती हूँ तो हमारे पास बनता है CH3 CH3 एंड ZnCl2। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ड्राई ईथर, तो इसमें भी आपका एल्केन फॉर्मेशन होता है। एल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी रिएक्शन। एल्केन्स की फॉर्मेशन में आता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड आता है। ठीक है, तो वुड्स और फ्रैंकलिन रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी होती है, सिर्फ इसमें आपका क्या होता है, मैटर को चेंज कर दिया जाता है, और वरना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। तो ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी पीछे, वुड्स रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि आपका एल्केन बना था। वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी सेम चीज़ करती है और फिटिंग रिएक्शन भी सेम चीज़ करती है। यानी इसमें, क्योंकि जो वुड्स फिटिंग वर्ड जब इसमें आ जाता है तो यानी यहाँ पे एराइल फॉर्मेशन होगा। अब वुड्स फिटिंग कहा गया है तो फिटिंग में क्या होता है, एराइल होता है आपके पास, यानी एराइल हैलाइड हो जाएगा, और वुड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड। तो इसलिए इस रिएक्शन में जो आपका जो रिएक्शन होगी बनेगा, इसमें क्या होगा, फिटिंग आते ही, फिटिंग वर्ड आते ही इसमें क्या बन जाएगा, आपका एराइल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एराइल बनेगा। एल्काइल एरीन बन जाएगा, एराइल बोल रही थी, एरीन बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, यानी एक आपका एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, एक आपका एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो जब किसी एराइल हैलाइड की रिएक्शन बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सोडियम के साथ ही होगी, बस डिफरेंस क्या आ गया, फिटिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग वर्ड आ गया है, फिटिंग नाम आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया। और वुड्स में हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड पढ़ा था। ठीक है, किसके प्रेजेंस में था, ईथर की प्रेजेंस में। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। तो जो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एराइल
एल्काइल, क्योंकि आपका जो रिंग फॉर्मेशन था, रिंग के अंदर ही, रिंग के साथ ही आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। बाकी सब कुछ वही है, सेम तरीका है, सेम मेथड है। बस आपको यहाँ पे देखना है कि वुड्स फिटिंग में क्या हो गया। फिटिंग नाम होने की वजह से यहाँ पे एराइल हैलाइड आ गया है, और जो वुड्स की वजह से यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, यानी इनका भी कॉम्बिनेशन बन के आप एल्काइल एरीन्स को बना सकते हो। अब फिटिंग रिएक्शन, अब यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए होते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ही हो गया। सेम रिएक्शंस है, बस जो छोटा छोटा चेंज है वो आपको देखना है। वही ड्राई ईथर, ठीक है, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2 इसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई, 2 रिंग्स नज़र आ रही हैं। तो अब 2 रिंग्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, आपस में हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो यही तो हो रहा था अभी तक। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 रिंग्स आ गई थी, 2 एराइल हैलाइड्स थे, तो इसी वजह से यहाँ की जो फॉर्मेशन थी, तो ये क्या है, ये है आपका डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल को आप किससे बनाते हैं, फिटिंग रिएक्शन से बनाते हैं, और जो ये एक्स है यानी जो आपका हेलोजन है वो क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो ये था आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और पीछे अभी हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। तो ये आपकी इनमें जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये थी इस चैप्टर की जो मेन इस चैप्टर में जो जितनी भी नेम रिएक्शंस थी वो हमने पढ़ी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद हमने देखा था शेड्जेफ रूल, शेड्जेफ रूल के बाद हमने पढ़ा नेम रिएक्शन, जो जो इस चैप्टर के अंदर आई हुई थी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं पॉलीहेलोजन। तो अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इज पॉलीहेलोजन। पॉलीहेलोजन्स पढ़ने से पहले हमें एक रिएक्शन और रह गई थी हमारी, जो हम देख लेते हैं, जो कि इसी चैप्टर के अंदर है। वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी विलियमसन के ईथर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन विलियमसन ने दी थी, तो इसलिए इसका नाम हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये एक और नेम रिएक्शन है जो पूछी भी जाती है, ठीक है। ये आप ईथर वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो यानी आप इसके दो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं कि एल्काइल हैलाइड से क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर भी आ जाएगा, और ईथर कैसे फॉर्म होता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस दोनों चीज़ों को सिखाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, तो आपका जो जो बनता है वो बनता है ईथर, ठीक है। तो अब हम इसलिए इसको रिएक्शन को सिंथेसिस ऑफ ईथर भी कहते हैं कि इस रिएक्शन में क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो अब ज़रा रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन होगी कि हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब हो जाता है आपका C2H5ONe, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका जो Na है और ये क्या होगा, एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे, यानी ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो CH3 CH2, तो जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो आपका यहाँ पे C2H5। तो यानी यहाँ से आपका क्या बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, क्योंकि देखो C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो ये ईथर फॉर्मेशन में या सिंथेसिस ऑफ ईथर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शन है, ये पूछी भी जाती है,
ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट नेम रिएक्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, पॉलीहेलोजेंस पर। पॉलीहेलोजेंस, पॉलीहेलोजेंस से ही के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हेलोजेंस मतलब बहुत सारे हेलोजेंस। तो वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच हैव मोर देन वन हेलोजेंस। ठीक है, तो यानी अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे अभी हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का, अगर मैं किसी भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला को देखूं तो इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl C2H5Cl। तो अभी तक हम जो देख रहे थे इन सब में क्या है, कितने कितने हेलोजेंस है, एक एक हेलोजन है। लेकिन पॉली हेलोजेंस क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा, मोर देन वन हेलोजन, एक से ज़्यादा हेलोजेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट आता है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसको सब जानते हैं। क्लोरोफॉर्म पता है, वो बेहोश करने के लिए लेते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको पता ही है कि इसमें बेहोश किया जाता है, तो एनेस्थीसिया के फॉर्म में इसको यूज़ किया था, यूज एज एनेस्थीसिया। ठीक है, यानी कॉन्शियसनेस को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा जो इसका मेजर यूज़ होता है वो प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयॉन के लिए होता है। सेकेंड यूज़ होता है इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयॉन। फ्रेयॉन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, यानी जो फ्रिज वगैरह में किसी चीज़ को ठंडा करने में या उसको। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि और बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो स्लोली स्लोली क्या होता है, एयर से रिएक्ट करने लगता है, और एक हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है फोस्जीन। क्या बोला जाता है, फोस्जीन। तो इसकी जो रिएक्शन है यानी क्लोरोफॉर्म, जो कि एक पॉइजन की तरह होता है और वो डेंजरस भी हो जाता है। जब क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेयर की एयर से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो एक कंपाउंड बनाता है COCl2। इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, और इसको फॉस्जीन भी कहते हैं। एक होता है फॉस्फीन, एक होता है फॉस्जीन। तो ये है आपका फॉस्जीन, ये एक तरीके का पॉइजन होता है, इसलिए इसको डार्क बॉटल में, एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लोरोफॉर्म। तो ये फर्स्ट आपने पढ़ लिया क्लोरोफॉर्म, बस इसके आपको यूज़ पता होने चाहिए। ये पॉलीहेलोजन के अंदर आता है। जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो ये है कि एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो फॉस्जीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयोडोफॉर्म, तो इसको देखते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म था ऐसे आयोडोफॉर्म, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH, आयोडो मतलब आयोडीन, CHI3। जो आयोडोफॉर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। क्या होती है इसमें, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं, इसमें जो प्रेजेंट आयोडीन है वो एंटीसेप्टिक होता है, तो इसलिए आयोडोफॉर्म को जो यूज़ किया जाता है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ किया जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, येलो कलर होता है, येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, तो मोर देन क्या हो गया, अभी तक आपने 3 वाले पढ़े थे, अब पढ़ते हैं 4 वाला। तो इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहाँ पड़ा है कार्बन टेट्राक्लोराइड? इसका जो यूज़ किया जाता है कार्बन फ्लोरोकार्बन में के सिंथेसिस में इसका मेजरली जो यूज़ होता है, तो मैं इसका यूज़ बता देती हूँ। अगर मैं पहले इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो वो कैसा होगा, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उस पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका भी जो मेन यूज़ होता है वो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है इसका। और इसके अंदर क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ होता है, बिकॉज ये एक डीग्रीसिंग प्रॉपर्टी होती है। ड्यू टू डीग्रीसिंग प्रॉपर्टी। और क्योंकि रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इसके एक डिसएडवांटेज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में भी ये एक कारण होता है ओजोन लेयर का डिप्लेशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, कि यहाँ तो जगह नहीं है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की एक दो प्रॉपर्टीज़ को और देख लेते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेऑन। फ्रेऑन के बारे में काफ़ी पूछ लिया जाता है कि जो फ्रेऑन है वो क्या है। तो फ्रेऑन के बारे में बात करते हैं। स्टॉप कर दिया। तो CCl4 की एक दो प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी और है, ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेऑन। फ्रेऑन क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फ्रेऑन क्या होता है। तो किसी भी एल्केन के फ्लोरोकार्बन कंपाउंड को फ्लोरो यानी जिसमें वो एल्केन जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ एल्केन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आता है CCl2F2 होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन में यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्लोरीन होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज़ है, इसका जो सबसे ज़्यादा जो ये स्टेबल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है। ठीक है, एंड नॉन कोरोसिव। कंपाउंड होता है। किससे प्रिपेयर किया जाता है? क्लोरोफॉर्म से। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्लोरोफॉर्म के में कि जो सिंथेसिस है फ्रेऑन का, सिंथेसिस में ये, तो इसका सिंथेसिस किससे होता है? सिंथेसिस बाय क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से आपको दोनों तरीके से आपको याद हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म से ये बनता है।
ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, ये भी रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है। रेफ्रिजरेशन की स्पेलिंग को ज़रा चेक कर लेना। एंड एयर कंडीशनिंग में। ये स्ट्रेटोस्फेयर में फ्री रेडिकल्स की चेन बनाता है। स्फेयर में जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्पेलिंग्स मैं ज़रा इसको यहाँ पर ठीक कर दूँ। ये क्या करता है, इनिशिएट करता है फ्री रेडिकल चेन को। चेन रिएक्शन को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन जो बैलेंस होता है वो अपसेट हो जाता है एंड तो इसी वजह से क्या होता है, अपसेट ओजोन, नेचुरल ओजोन बैलेंस है वो क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक चेन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये था फ्रेऑन के बारे में। आपको इसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, सिंथेसिस किससे होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है, और ये कैसे कैसे इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर क्या करता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, ओजोन बैलेंस जो हो जाती है वो अपसेट हो जाती है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है पॉली हैलोजेंस का, तो उसको देखते हैं अब। तो ये है लास्ट पॉली हैलोजन जिसका नाम है डीडीटी। डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है, यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने, कीड़ों को मारने, मच्छर को मारने में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, डीडीटी यूज़ किया जाता है। तो इसे इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है, लेकिन अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कई जगह पर। यूनाइटेड स्टेट में इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्या हो गया, रेजिस्टेंस होने लगी थी, और जितने भी ये फ़िश के लिए क्या थी, हाईली टॉक्सिकेंट की तरह काम करने लगी थी। ठीक है, तो ये था डीडीटी, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। इसकी ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है, फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक